पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको याद होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वो पढ़ा था। ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसके जरिए मालूम हुआ था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। फिर इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने इसमें कुछ खामियां बताई थी। वीकनेस इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद फिर उन्होंने उन खामियों को दूर करते हुए अपने नाम से नील बोहर से एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, जिसके तहत ये मालूम हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक ऑर्बिट में नहीं, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। और हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो फिर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। और जब कोई बॉडी दायरे में हरकत कर रही हो तो उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो होता है, लेकिन कितना होता है? NH/2 के बराबर होता है। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है हमें, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अगला टॉपिक है हमारा, जो मैंने आपसे कहा कि एग्जाम के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आप समझ गए होंगे, ये काफी मर्तबा आया है। ड्राइव द रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट भी कहते हैं या nth ऑर्बिट कहते हैं, एक ही बात है। कई मर्तबा पेपर में आया है, और इस साल के लिहाज से ज्यादा अहम इसलिए कि 16 के बाद से नहीं आया है। सपोज एन इलेक्ट्रॉन, फर्ज किया एक इलेक्ट्रॉन है, हैविंग मास suppose an electron having mass m। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज E है, मूविंग विद वेलोसिटी v। वेलोसिटी v है,
अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द एट अ डिस्टेंस आर, आर फासले पर रिवॉल्व कर रहा है। फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज E है, v वेलोसिटी से न्यूक्लियस के गिर्द r फासले पर रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उस पर दो फोर्सेस अमल करती हैं। एक न्यूक्लियस की फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से दूर जाना चाहता है। जब तक दोनों फोर्सेस बराबर हैं, जब तक दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता रहेगा। When electron revolve around the nucleus, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, then two similar opposite forces are created. Opposite forces are created called centripetal force and centrifugal force. एक वो फोर्स होती है जो न्यूक्लियस की होती है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। जैसे एक पत्थर को डोरी में बांधकर आप घुमाएं तो दो फोर्सेस हैं, एक डोरी की जो उसको अंदर खींच रही है और एक पत्थर की जो बाहर जाना चाहता है। जब तक दोनों फोर्सेस बराबर हैं वो रिवॉल्व करता रहेगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह भी देता हूं, कि अगर आप एक छोटी बाल्टी में पानी लें, उसे हैंडल से पकड़ें और तेजी से उसको गोल घुमाएं। जब तक आपका हाथ घूमता रहेगा पानी नहीं गिरेगा, जहां आपका हाथ रुका पानी गिरेगा। वजह क्या है? वजह ये कि एक जमीन की फोर्स तो लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने क्रिएट कर दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब तक आपका हाथ घूमता रहेगा पानी नहीं गिर। आपने वो भी देखा होगा कभी, वो जो मौत के कुएं में बाइक चलाते हैं, जमीन तो उसको अपनी तरफ खींच रही है, उसने क्रिएट कर दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब तक वो घूमता रहेगा वो नहीं गिरेगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अभी आपको याद रखना है, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर होती है ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर होती है ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के। ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती है mv स्क्वायर अपॉन R के। mv स्क्वायर अपॉन R के। ये कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी।
ये हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। समझ में आ रही होगी आपके बात कि इस आर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। और आर मालूम करना है, ये इधर आ जाएगा, एम बी स्क्वायर इधर आ जाएगा। यानी यूं कहना चाहिए कि आर बराबर हो जाएगा, आर इधर चला जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर के। आर बराबर हो जाएगा, ये आर एक बचा ना, इधर से गया, एम वी स्क्वायर नीचे आ गया, जेड आर बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर के। इसे आप इक्वेशन 1 कह लें। इसमें z जो है, z न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, या एटॉमिक नंबर कह लें। और E, अच्छा ये हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि कांस्टेंट होता है। किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तो उसका चार्ज कांस्टेंट होता है। m इलेक्ट्रॉन का मास होता है। किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो मास कांस्टेंट होता है। मसला सिर्फ रह गया v का। डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। कितनी होती है इसके लिए अकॉर्डिंग टू, अगर आपको याद हो, नील बोहर कंसेप्ट, ये पढ़ा है हमने। नील बोहर कंसेप्ट के तहत ये पढ़ा है हमने कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर बराबर होता है NH/2 पाई के। यहां से आप v निकाल लें और यहां पुट कर दें। अगर आपके पास इस वक्त पेन कॉपी हो तो ये काम आप कर सकते हैं। यहां से पहले v निकालें, क्या हो जाएगा, ये m और r नीचे आ जाएगा, NH/2 पाई एम आर, NH/2 पाई 2 पाई पाई का सिंबल इसमें 2 पाई और एम आर है। अब इस v की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। चलें जी, पुट कर दें। अगर आप बस कॉपी पेन हो तो आप निकाल के रखें। ये देखिए जी, इस v की जगह पुट कर रहे हैं। यहां पुट कर रहे हैं, यहां क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा आप देखें
आप देखें ऊपर तो जेड स्क्वायर था, जेड स्क्वायर, नीचे था एम वी स्क्वायर, एम एम के बाद वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, इसका स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखें एन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एन स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर खोल दिया, वी ये इसमें वी का स्क्वायर था ना, स्क्वायर खोल दिया, एच स्क्वायर, नीचे 4 और पाई, फोर पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और m का भी स्क्वायर और r का भी स्क्वायर, अब क्या हुआ, इस m से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर r बराबर है जेड ई स्क्वायर। अच्छा, अब ये वैल्यू पलट दें, ये नीचे डिवाइड हो रही है ना, जब मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, पलट जाएगी मतलब 4 पाई स्क्वायर और एम आर स्क्वायर, और नीचे एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। मैंने कहा 4 पाई स्क्वायर, पलटा ना ये, एम 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 का स्क्वायर नहीं है ना, आर का स्क्वायर है, और नीचे एन स्क्वायर और ये बात समझ में आपके आ गई होगी। अब क्या करें, नहीं, अब इस आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब आर मालूम करना है, आर जी, ये नीचे जो है ना ये सब ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो है वो सब नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम
जेड ई स्क्वायर, ये नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा, क्या है ये, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर, और 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, एम जेड ई स्क्वायर। देखिए अब आप इसको पूरी अच्छी तरह से, कॉपी पेन है आपके पास? हाँ बेटे, शामिर, शामिर कॉपी पेन है? जी सर है। हाँ चलो बेटे, अब मैं ये जरा यहाँ से डेरिवेशन जरा पेन से खुद अपनी कॉपी पे करो जरा, ये वाली यहाँ से देखो, ये पूरा देखो, कोई स्टेप समझ में ना आ रहा हो तो अभी करा दूं मैं, करो कॉपी पे करो, कॉपी पेन पे निकालो। बेटे आप पेन से कर रहे हो, ये देखो आर आया, फिर ये एम बी आर, यहाँ से वी पुट करो, कोई स्टेप समझ में ना आ रहा हो तो अभी बोले, करवा दूं उसको मैं।
अब आप इसमें देखें, सिवाय n के और z के बाकी ये जितनी भी वैल्यूज हैं, बाकी ये जितनी भी वैल्यूज हैं, वो किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं। और इन सारी कांस्टेंट वैल्यूज को मिलाकर हम एक कांस्टेंट कह देते हैं, जो कि कहलाता है बोहर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 0.529 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। इसी को 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है वो बराबर होता है -8 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो अपनी आसानी के लिए कम करके n², मैंने आपसे कहा मसला तो सिर्फ ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आज का आखिरी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कम है आज। एक आखिरी काम, क्वेश्चन लिखे कॉपी पर। कैलकुलेट द रेडियस फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अब आप तीन बातें सुने। पहली बात, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि हाइड्रोजन में तो तीसरा ऑर्बिट होता ही नहीं है। तो याद रखें, तीसरा ऑर्बिट होता नहीं है, हो तो सकता है ना। याद रखें, ऑर्बिट एज सच कोई चीज नहीं होती। ऑर्बिट तो एक डिस्टेंस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। आम हालात में तो हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट होता है, लेकिन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वो आम हालात में नहीं होंगे, वो एनर्जी हासिल करने के बाद होंगे। दूसरी बात याद रखें, ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं,
ये जो की है हमने ये डेरिवेशन, ये याद रखें ये तमाम एटमों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन एटमों के लिए है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा एटम बस एक ही होता है, हाइड्रोजन। ऐसा एटम बस एक ही होता है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, बाकी तमाम एटमों के लिए डेरिवेशन नहीं है। तीसरी और आखिरी बात सुने, अगर सवाल में ये सारी वैल्यू बताएं, एच की, पाई की, एम की, ई की, अगर ये सारी वैल्यू बताएं, अगर ये सारी वैल्यू बताएं तब तो आप ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, ये वाला, और अगर ये सारी वैल्यू ना बताएं तो फिर ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। ये बात समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूं आपसे? अगर सवाल में ये सारी वैल्यू आपको बताएं, Z इसमें जो है वो अपना 1 है, हाइड्रोजन है ना, और A0 की वैल्यू ये कांस्टेंट है, इसको बोहर्स कांस्टेंट कहते हैं। बस अब तो आपके बात समझ में आ गई, ये फार्मूला है, पुट कर दें, n की जगह 3 रख दें, 9/1 इंटू दिस, ठीक है जी। अब इस काम को यहीं पे बंद करते हैं, इंशाल्लाह हम कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज स्टूडेंट नहीं है, कम है बहुत, ठीक है बेटे। इस डेरिवेशन को करें, न्यूमेरिकल को करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत।